Hello, my dear student. Myself GK Misra and welcome back in विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। आज हम लोग 12 स्टार्ट कर रहे हैं। 12 का सबसे पहला चैप्टर होगा हमारा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। और 12 में जैसे कि आपके बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के पेपर में इस चैप्टर से ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आपके नीट के पेपर में जैसे ये पूरे 4 यूनिट में आता है। ये एक जो चैप्टर है हम लोग का, जो सबसे पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों में जनन। जीवों में जनन ये क्लास आपके दोनों ही लैंग्वेज में चलेगा, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होंगे वो हिंदी में लिखेंगे और जो इंग्लिश मीडियम के होंगे इंग्लिश में लिखेंगे। लेकिन ऐसे खास करके आप लोग के लिए ही बेनिफिट है। बायो में ऐसे ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि हिंदी मीडियम में न पढ़ने का इंग्लिश मीडियम में पढ़ें, क्योंकि हिंदी मीडियम के साथ साथ आपका अगर इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग होते जाएगा। और एक समय आएगा, जैसे 1 महीने 2 महीने के अंदर में आपके अंदर एक अचानक से चेंजिंग आएगी कि आप इंग्लिश वाले बुक से भी समझ रहे हैं। क्योंकि हम जो लैंग्वेज आपको पढ़ाएंगे प्रत्येक लैंग्वेज का हिंदी बताते चलेंगे। आपको वीडियो को पॉज करना है और उसका हिंदी लिखना है। जो भी चीज़ें आपको पढ़ाया जा रहा है उसको इंग्लिश हम बोर्ड पे लिखेंगे और हिंदी बोल कर लिखवाएंगे। आप वीडियो को रोक कर हिंदी लिख लीजिएगा, जो जो बोला जाएगा, ठीक है। सुन के सही से लिख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स यानी कि जीवों में जनन, इस चैप्टर से टोटल हम लोग के बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ये सब मिलाकर 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन आपके नीट के व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे कि ये चैप्टर पहला यूनिट है हम लोग का, ये जिस 12 का ये फर्स्ट यूनिट हुआ, तो 12 का ये जो यूनिट है उस यूनिट में 4 चैप्टर आता है। एक यूनिट में 4 चैप्टर रहता है और इन 4 चैप्टर में जैसे कि 4 चैप्टर है। पहला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन। दूसरा चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। और तीसरा चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन यानी कि मानव जनन। और चौथा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो ये 4 चैप्टर से आपके नीट के अंदर 12 से लेकर 14 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। यानी कि 12 से 14 क्वेश्चन का मार्किंग अगर देखें तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो इस तरह से आप लोग देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। और 12 से 14 क्वेश्चन सिर्फ इससे आ रहे हैं। बायो में ऐसे टोटल अगर हम लोग बात करें नीट के लिए, मेडिकल के पेपर के लिए, तो मेडिकल के पेपर में जैसे अगर जो भी स्टूडेंट नीट के लिए तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हम बताएंगे कि कौन कौन सा बुक आपको खरीदना है। नीट का क्वेश्चन बैंक आपको सॉल्व करना है, कौन से बुक सॉल्व करनी है वो सब हम बताएंगे। कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना है, ये भी बताया जाएगा आपको। जैसे कि जो भी स्टूडेंट नीट का पेपर देना चाहते हैं तो पहले उन्हें ये जान लेना जरूरी है कि बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन रहते हैं और आपके फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके बारे में जान लीजिए। बायोलॉजी से जैसे कि आपसे 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, फिजिक्स में आपको 45 क्वेश्चंस रहते हैं और केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन और फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस, इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। यानी कि अकेले एक बायो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के बराबर है। अकेले एक बायोलॉजी की मार्क्स अगर देखिए नीट के पेपर के लिए, मेडिकल के पेपर के लिए, नीट का जो पेपर होता है ये मेडिकल का एक लौता पेपर है जिसके द्वारा आपको पूरे विश्व में एडमिशन होगा। जैसे अगर इसमें आप एपीआर होते हैं तो ही किसी एमबीबीएस में, बीयूएमएस, बीएचएमएस, ठीक है, बीडीएस, इन सभी कोर्स में अगर आपको जाना है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि नीट का पेपर नेसेसरी कर दिया है। उसमें कम से कम आपका पास मार्क्स होना चाहिए। पासिंग मार्क्स नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं हो सकता है। तो इसमें जैसे कि बायो में आपका 90 क्वेश्चन है, यानी कि 90 इंटू 4 मार्क्स का होता है 90 इंटू 4 मार्क्स। तो आपका टोटल हो गया 360 नंबर का, 360 मार्क्स का अकेले आपका बायो है। और फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों मिलाकर आपका ये हो गया 360 मार्क्स का। यानी कि नीट का पेपर टोटल कितने नंबर का होता है,
तो नीट का पेपर टोटल होता है आपका 720 मार्क्स का पेपर होगा। इसमें हम आपको बताएंगे जैसे कि किन किन बच्चों को जो भी अगर नीट का पेपर देना है तो मेरे तरफ से आपको फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी और बायो के लिए, तीनों के लिए सजेशन रहेगा। पढ़ाएंगे हम सिर्फ आपको बायो, लेकिन सजेशन आपको दिया जाएगा कि आप अगर नीट का पेपर देना चाहते हैं तो उसमें कौन, फिजिक्स में कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से, और फिर केमिस्ट्री में भी किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि ज्यादा से ज्यादा आप सॉल्व कर सकते हैं कम समय में, कौन कौन सा टॉपिक है ऐसे केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इन सभी के बारे में भी आपको नॉलेज दिया जाएगा। और उसके बाद फिजिक्स, बाकी बायो में तो आपको है ही कि 360 में 360 मार्क्स लाने के लिए आपको एक ही बुक पढ़ना पड़ेगा। अब आइए हम लोग बायोलॉजी में कौन कौन सा बुक पढ़ेंगे, हमें पढ़ना कौन कौन सा बुक है। तो बुक्स जो हम लोग को लेना है वो है हमारा सबसे पहला बुक, जैसे कि बायो में अगर आपको 360 मार्क्स में 360 मार्क्स लाना है तो उसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, लाइन वाइज लाइन, तोड़ तोड़ कर, बिल्कुल। क्योंकि जब भी पेपर हुए हैं एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं, तो हमें ये एनसीईआरटी के लाइन वाइज लाइन अलग अलग तोड़कर पढ़ना जरूरी है। अगला हमारा जो बुक है, हम अगर मान लीजिए कि आपको पढ़ाएं तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि हम मेडिकल लेवल का पढ़ रहे हैं, नीट लेवल का सही में हम पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। तो उसके लिए आपको नीट का क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना होगा। तो नीट का क्वेश्चन बैंक अगर आपसे सॉल्व हो जा रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, इसका मतलब कि हमको जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल नीट के लेवल का पढ़ाया जा रहा है। अगर क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कि हमें सिर्फ झांसा दिया जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है कि हम नीट का तैयारी करा रहे हैं। तो आपको यहाँ देखना है एनसीईआरटी के बाद नीट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको नीट का 33 ईयर का क्वेश्चन बैंक जो आता है, अब तो 34 का हो गया है। अभी तक नीट का पेपर, मेडिकल का जो पेपर है 34 ईयर से हो रहा है, नीट का ही नहीं मेडिकल का, जिसमें कि आपका एआईपीएमटी भी था, पहले से एआईपीएमटी चल रहा था, फिर उसके बाद आपका नीट आ गया, ठीक है। तो ये आपका नीट जो है 34 ईयर्स का क्वेश्चन बैंक को आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। ये आप एमटीजी पब्लिकेशन का यूज कर सकते हैं या फिर अरिहंत का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आप पब्लिकेशन का बुक ले लेंगे। तो दो चीजें, आपको दो बुक पढ़ना है। तीसरा, जो लोग भी बोर्ड के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो बोर्ड की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए साथ में बस एक आपको बोर्ड का क्वेश्चन बैंक बस ले लेना है, बाकी और कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आप ले लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक ले लेना है आपको, किसका, बोर्ड के लिए, ये बोर्ड के पेपर के लिए है, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ऐसे ये हमारा पूरा का पूरा ये बुक हो गया। नीट के लेवल से ये हम चल रहे थे, जिसमें आपको नीट के लिए बताया गया है कि आपको ये करना है। ये अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं नीट के लिए सिर्फ, तो आप इतना से पूरा का पूरा आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के 360 में 360 क्वेश्चन आपका सॉल्व यहाँ से होगा, एक भी क्वेश्चन अलग से नहीं होगा, कोई क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। किसी बुक से, किसी बुक को सॉल्व नहीं करना है, कोई बुक नहीं पढ़नी है, क्वेश्चन कहीं से भी बनाइए, कोई मतलब नहीं है। लैंग्वेज इधर उधर पढ़ के अपनी टाइम को बर्बाद नहीं करनी है। जितना आपको इसमें पढ़ाया जाएगा, जितना एनसीईआरटी का पढ़ाया जाएगा, और एनसीईआरटी को आपको याद करनी है, एनसीईआरटी को तोड़ तोड़ कर आपके सामने बताया जाएगा। चलिए, तो अब जैसे हम लोग देखेंगे, अब ये तो हो गया, ठीक है, ये नीट के लिए हो गया। नीट के लिए हमने आपको बोला कि एनसीईआरटी पढ़ना है और नीट का 34 ईयर का क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करना है, यानी कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक आपको देखना है। अब हम यहाँ अगर बोर्ड के लिए आए तो बोर्ड के लिए वो बोर्ड का पेपर बहुत आसान होगा, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन बैंक है बोर्ड के लिए आपको ये ले लेना है। उसके बाद आपको जैसे कि बोर्ड का जो पैटर्न है, हमने आपको नीट का पैटर्न तो बता दिया कि नीट में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से ही सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले एम्स का पेपर हो रहा था, फिर जीपमर का होता था, बीसीईसीई का होता था, तो अब वो सभी पेपर को बंद कर दिया गया है। बीसीईसीई का पेपर हालांकि अभी भी हो रहा है, लेकिन उसके द्वारा आपका एमबीबीएस, बीडीएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएएमएस ये सब नहीं मिलता है आपको। उसके लिए ये नीट का पेपर ही देना होगा। अब जैसे नीट के पेपर के साथ पहले पेपर हो रहा था एम्स का और जीपमर का। एम्स के पेपर में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ जीके, जीएस भी पढ़ना होता था, करंट अफेयर्स पढ़ना होता था। जीपमर के पेपर के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ साथ आपको इंग्लिश ग्रामर भी पढ़नी होती थी, लेकिन अब उन सभी पेपर को हटा दिया गया है।
और उन लोगों को नीट के साथ जोड़ दिया गया है, यानी कि नीट में आपका मार्क्स जिस तरह का रहेगा उस आधार पे आपको कॉलेज दिया जाएगा। आपका मार्क्स अगर अच्छा रहता है तो उसके आधार पे आपको नीट के लिए, नीट में एमबीबीएस मिलेगा, वो आपका हो सकता है एम्स में मिल जाए, मार्क्स के ऊपर डिपेंड करता है, या फिर जीपमर में मिलता है एम्स से करिए, या फिर जीपमर से एमबीबीएस करिए, या फिर हो सकता है कि आपका स्टेट बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट की जो भी अंदर में जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस आ रही हैं उसमें आपको मिल जाए, जैसे स्टेट लेवल का कॉलेज मिल जाए। तो ये आपका रहता है नीट लेवल पे। अगर हम लोग बोर्ड के पैटर्न को देखें तो बोर्ड के पैटर्न को अगर हम लोग देखते हैं तो हमारा बोर्ड का पैटर्न क्या है, बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो आप जो बायो को चूज किए हैं तो पहले तो बायोलॉजी में एक फायदे आपको ये होंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। हम लोग अब देख रहे हैं कि बोर्ड में हम मार्क्स कैसे अच्छा लाएं, तो उसके लिए आप जो बायोलॉजी को चूज किए हैं, तो अगर बायोलॉजी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों आपका सब्जेक्ट रहेगा, बायो अगर लेते हैं तो इसमें आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल मिल जाता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल से मिलता है, 30 का आपको प्रैक्टिकल का पेपर होता है, और प्रैक्टिकल के पेपर से आपका 30 मार्क्स मिलता है, उसमें 25 भी मिला, ठीक है, सपोज मान लीजिए। फिर आपका इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 70 क्वेश्चन दिया जाता है और पूछा जाता है आपसे 35 क्वेश्चन बनाने के लिए बोला जाएगा। 35 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कितना क्वेश्चन? 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, 70 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम लोग बातें करें सब्जेक्टिव के लिए, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का क्वेश्चन अलग अलग पूछा जाता है। 2 मार्क्स का और 5 मार्क्स का क्वेश्चन अलग अलग आपसे पूछा जाएगा। 2 नंबर और 5 नंबर वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अब इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो होंगे 10 क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करना होगा, और 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो 3 मार्क्स आई इंटू 5 आपका 3 मार्क्स बोल रहा हूं मैं, 3 मार्क्स नहीं होगा, 3 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे। ये जो है आपको 3 क्वेश्चन होगा, ठीक है, 3 क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा, 3 क्वेश्चन, यानी कि आपका हो जाएगा 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। फिर 15 मार्क्स का टोटल ये क्वेश्चन हुआ आपका 5 मार्क्स वाला, और 10 क्वेश्चन रहता है तो इसमें आपका 2 मार्क्स का रहता है, तो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया, यानी कि टोटल आपको 20 और 15 35 मार्क्स का टोटल आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाता है, और 35 मार्क्स का आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 70 मार्क्स हो गया, यानी कि 70 मार्क्स का आपका पेपर होगा, और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे। 30 नंबर का आपको प्रैक्टिकल होगा, टोटल 100 मार्क्स का हो गया। अब 100 मार्क्स में आपको जो मेहनत करनी है ये 70 मार्क्स पे ही करनी है, 30 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे। तो अब बताइए ये पेपर आपको हार्ड लग रहा है क्या? जैसे ऑब्जेक्टिव 70 देके 35 पूछा जा रहा है, सब्जेक्टिव में भी अलग अलग ऑप्शन रहते हैं, जैसे 18 क्वेश्चन देगा 10 बनाना है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन देगा 5 मार्क्स वाला तो उसमें 3 बनाना है। इसमें आपको अथवा भी नहीं रहता है, और भी नहीं रहेगा कि आपको अलग अलग छांट कर क्वेश्चन बनाना है। तो पहले पढ़ाने से पहले आपको ये पैटर्न समझाया जा रहा है कि ये बोर्ड का पैटर्न है और ये नीट का पैटर्न है। तो मेरे ख्याल से आप हमेशा सोच ऊंचा रखिए, आपकी सोच होनी चाहिए कि हम नीट के पेपर में भी अपीयर हो जाएं, इस पर नीट का पेपर भी दें, नीट के पेपर में बैठ के देखते हैं कितना मार्क्स आ रहा है, उसके लिए आप पढ़ाई करिए, ये तो इजीली हो जाएगा, इससे ये बहुत आसान है, ठीक है ना। तो इसलिए हमें फोकस करना है नीट प्लस बोर्ड दोनों को साथ में करना है। हमारा कोई भी पैटर्न अलग नहीं है, किसी को ये नहीं सोचना है कि नीट में अलग पढ़ना होता है, बोर्ड में अलग पढ़ना है। जितना बायो आप इसमें पढ़िएगा उतना ही बायो आपके बोर्ड में भी पढ़ना है। नीट के लिए बायो का क्या है भाई, बायोलॉजी आपको 11 और 12 दोनों से पूछा जाएगा। बोर्ड में आपके एक फायदे क्या है कि सिर्फ 12 से ही बायो पूछा जाएगा, यानी कि आपको 11 और 12 दोनों पैटर्न बिल्कुल सेम है। एनसीईआरटी से क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी पैटर्न पे क्वेश्चन नीट में भी पूछे जाते हैं। और अभी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता है उसमें आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब एनसीईआरटी लाइन वाइज लाइन रीडिंग डालनी होगी,
ठीक है, वो सब आगे बताया जाएगा। ऐसे टेलीग्राम चैनल है हमारा जिसका नाम है विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको वहां आपको बायोलॉजी का और बायोलॉजी के 11th क्लास का और 12th क्लास का चैप्टर वाइज अंडरलाइन करके डाला गया है, तो वहां से आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग अब आगे बढ़े, इसको मिटाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जनन, और इसमें एक एक कर करके हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ते चलेंगे। तो अब आइए पहले हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में कुछ टॉपिक को देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं, कौन कौन सा टॉपिक्स है जो कि पढ़ना है हमें इस चैप्टर के अंदर। पहले हम लोग उसको समझते हैं। जैसे देखिए, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना होता है लाइफ स्पेन के बारे में। लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन का हिंदी लिख लीजिए जीवन काल या जीवन अवधि। लाइफ स्पेन का हिंदी क्या होता है? जीवन काल या जीवन अवधि। दूसरे नंबर में लिखेंगे रिप्रोडक्शन यानी जनन। रिप्रोडक्शन का हिंदी लिख लीजिए जनन या प्रजनन। तीसरा नंबर में पॉइंट लिखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार। चौथे पॉइंट में लिखेंगे मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन की विधियां। इसका हिंदी लिख लेंगे अलैंगिक जनन की विधियां। पांचवें पॉइंट में लिखेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या हम इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का हिंदी होता है कायिक जनन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन का हिंदी होता है कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन हिंदी में लिख लेंगे। 6 नंबर जो पॉइंट है ये हो जाएगा हमारा फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 7th नंबर पॉइंट हो जाएगा इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जैसे कि देखिए यहां हम लोग देख रहे हैं फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिंदी हो जाएगा लैंगिक जनन की अवस्थाएं, और इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हिंदी हो जाएगा लैंगिक जनन की घटनाएं। 8वें नंबर के पॉइंट पे हम लोग को देखना है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप यानी निषेचन और इनका प्रकार। 6 नंबर का हिंदी लिख लिए हैं लैंगिक जनन की अवस्थाएं। 7वें नंबर का हिंदी लिख लेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं, और 8वें नंबर का हिंदी लिखेंगे निषेचन और इसके प्रकार। 9वें नंबर पॉइंट में हो जाएगा जाइगोट फॉर्मेशन। जाइगोट फॉर्मेशन का हिंदी होता है युग्मनज का निर्माण, और 10वें नंबर पॉइंट में लिख लेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है भ्रूण का निर्माण यानी भ्रूणोद्भव। 11 नंबर पॉइंट में लिख लेंगे विविपेरस एंड ओविपेरस। इसका मतलब होता है सजीव प्रजक और अंड प्रजक। अब हम लोग पहले इसको एक एक कर करके समझते हैं। हम लोग को 11 पॉइंट पढ़ना है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है
और 11 पॉइंट को डिस्कस करना है और 11 पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले एक एक कर करके हम लोग इसके कुछ पॉइंट को आपको समझा देते हैं, जरा इसे समझ लीजिएगा। हम बोर्ड पे इंग्लिश लिखेंगे और हिंदी बोल कर लिखवाएंगे। हिंदी आप लोग को वीडियो को पॉज करके सुन के लिख लेना है। जैसे कि हम लोग देखे हैं टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक है हमारा लाइफ स्पेन के बारे में, जीवन काल के बारे में। ये जीवन काल क्या होता है? तो जीवन काल होता है किसी भी जीव के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को उस जीव का जीवन काल कहा जाता है। यानी कि जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। जैसे द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पेन। यानी जीवों के जन्म से लेकर उनके प्राकृतिक मृत्यु के बीच के समय को उस जीव का जीवन काल कहते हैं। अगला पॉइंट है जैसे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। जीवों को अपने समान संतान उत्पत्ति करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अगर स्टैंडर्ड भाषा में हम बोले तो हम बोलेंगे यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है। यानी जनन एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। Reproduction is a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself। ठीक है, हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करके पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इतना ही टॉपिक के बारे में पढ़नी है। अगर आपको इस चैप्टर को याद करना है तो पहले आपको टॉपिक को याद करना होगा। टॉपिक याद हो गया, चैप्टर याद हो जाएगा। अब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी जनन के प्रकार, जनन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों के द्वारा लैंगिक जनन होता है या संतान उत्पन्न हो रहे हैं, कौन कौन से विधियों के द्वारा लैंगिक अलैंगिक जनन में यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो उसको बोलते हैं मेथड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि अलैंगिक जनन की विधियां। उसके बाद है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपागेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और प्रोपागेशन का मतलब होता है कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। इसका मतलब हुआ कि पौधों में अलैंगिक जनन के होने की प्रक्रिया को कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है जैसे फेजेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी लैंगिक जनन की अवस्थाएं। लैंगिक जनन में कौन कौन सी अवस्था होती है? लैंगिक जनन में 3 अवस्थाएं होती है। कौन कौन सी अवस्था है लैंगिक जनन की? तो पहला होता है आपका जुवेनाइल फेज यानी किशोरा अवस्था, दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज यानी जनन अवस्था, और तीसरा होता है आपका रिप्रोडक्टिव फेज यानी तीसरा होता है आपका लास्ट जो होगा उसको बोलते हैं सेनेसेंस फेज। और सेनेसेंस फेज का मतलब होता है वृद्धा अवस्था। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम लोग जैसे देख रहे हैं अगला पॉइंट है इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती है। 3 घटनाएं होती है लैंगिक जनन में, 3 इवेंट्स होते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी पहला होगा निषेचन पूर्व घटना, फिर निषेचन और उसके बाद होगा निषेचन पश्च घटना। यानी निषेचन पूर्व घटना का मतलब हुआ निषेचन से पहले होने वाली सभी घटनाओं को निषेचन पूर्व घटना कहते हैं। यानी कि फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन और उसके बाद वाला घटने को हम लोग बोलते हैं, इवेंट्स को बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि द फर्टिलाइजेशन व्हिच अकर्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यानी कि वैसी घटनाएं जो निषेचन के बाद होती है उसे हम क्या बोलेंगे? निषेचन पश्च घटना बोलेंगे, यानी निषेचन के बाद होने वाली घटना बोलेंगे उसे। अगला पॉइंट है फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप, निषेचन और इसके प्रकार। अब निषेचन क्या है और इसके प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में हमको जानना है। जैसे निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के परिणाम स्वरूप, ऐसे हम लोग डेवलप भाषा में बोल सकते हैं थोड़ा डिटेल्स में,
नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने के परिणाम स्वरूप युग्मनज के बनने की प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। यानी कि द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड एज अ रिजल्टेंट टू डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और इसके टाइप की अगर बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आंतरिक निषेचन यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो शरीर के अंदर होता है, और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बाह्य निषेचन जो शरीर के बाहर होता है, किसी माध्यमों में होता है, जैसे कि पानी में होगा ये। उसके बाद की घटना जैसे कि हम लोग देख रहे हैं जाइगोट फॉर्मेशन के बारे में, युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण क्या है? तो युग्मनज का निर्माण होता है जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलयित होते हैं, यानी फ्यूज्ड होते हैं मेल गैमीट और फीमेल गैमीट आपस में। तो इसके परिणाम स्वरूप जिस बॉडी का निर्माण होता है, जिस जो स्ट्रक्चर बनता है, जो संरचना बनता है, वही जाइगोट होता है, युग्मनज होता है। ठीक है, ये 2n होता है यानी डिप्लोइड होता है। हम आगे बताएंगे डिप्लोइड और हैप्लोइड क्या है उसके बारे में। अभी आप देखेंगे जैसे एम्ब्रियोजेनेसिस क्या है, तो जाइगोट का डेवलप होकर एम्ब्रियो का बनने की प्रक्रिया एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाती है। यानी कि युग्मनज से भ्रूण का विकास भ्रूणोद्भव कहलाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद होता है विविपेरस एंड ओविपेरस। विविपेरस का मतलब होता है सजीव प्रजक, वैसे जीव जो अपने समान बच्चों को जन्म देते हैं विविपेरस कहलाते हैं। और वैसे जीव जो अंडे देते हैं और उस अंडे के बाद उस अंडे के द्वारा कुछ समय के पश्चात चूजे का जब निर्माण होता है, यानी जब संतान बाहर आते हैं, तो ये प्रक्रिया ओविपेरस कहलाता है। यानी विविपेरस जीव किसको बोलेंगे? तो वैसे जीव जो अपने समान संतान का जन्म देते हैं, और वैसे जीव जो अंडे को जन्म देते हैं और अंडे के द्वारा उनके बच्चे बाहर आते हैं, तो ये ओविपेरस कहलाएंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हम लोग को ये देख लिए टॉपिक पूरा हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया। ये टोटल चैप्टर का रिवीजन था, चैप्टर का रिवीजन फुल एंड फाइन हो गया। अब हम लोग को इसके अंदर पढ़ना है डिटेल्स में। ठीक है, अब एक एक कर करके इसके बारे में बताया जाएगा और इसके बारे में हम लोग समझेंगे। चलिए तो फिर हम लोग इसको मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर बाकी सभी जीव मरणशील होते हैं, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि आखिर एक कोशिकीय जीव क्यों नहीं मरते हैं, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ये यूनिसेलुलर क्या होता है। यूनिसेलुलर क्या है? यूनिसेलुलर का मतलब होता है एक कोशिकीय, और एक कोशिकीय का मतलब होता है वैसे जीव the organisms which are formed by single cell is called unicellular organism। इसका हिंदी लिख लेंगे, वैसे जीव जो एक कोशिका के मिलने से बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। वैसे जीव जो एक कोशिका के मिलने से बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु। ठीक है, बैक्टीरिया। अमीबा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमीबा बोलते हैं। पैरामेशियम, इसको पैरामेशियम बोलते हैं। फिर हो जाएगा यूग्लिना, इटीसी कर लीजिए एक्सेट्रा। चलिए, यूग्लिना को हम लोग यूग्लिना बोलते हैं। ये पौधा और जंतु दोनों का ही कैरेक्टर को रखता है, यानी कि यूग्लिना जो है ये प्लांट भी होता है और एनिमल भी एक तरह से होता है। अब प्लांट कैसे होगा? तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये यूग्लिना प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है।
फोटोसिंथेसिस तो आप लोग जानते होइएगा क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। अगर ये सब चीजें आपको नहीं पता है, छोटे छोटे जो टॉपिक अमीबा के बारे में, यूग्लिना के बारे में, पैरामीशियम के बारे में, अमीबा ये बैक्टीरिया के बारे में, तो या फिर आप ये यूनिसेलुलर क्या है, मल्टीसेलुलर क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, प्रोकैरियोटिक क्या है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल में आपके प्लेलिस्ट में दिया हुआ है बेसिक वीडियो के नाम से 2 वीडियो को अपलोड किया गया है, बाकी और भी वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा नेक्स्ट 1-2 दिन के अंदर में। तो आप पहले वहां से बेसिक देख लीजिए। जो भी स्टूडेंट बिल्कुल बायो में वीक हैं, कुछ नहीं जानते हैं, तो उनको पहले जरूरी है कि एक बार मेरे बेसिक वीडियो को जरूर देखें। और बेसिक वीडियो को आप देख लीजिएगा तो आपके बायोलॉजी का मेन टर्म को, वहां सारा टर्म को डिस्कस किया गया है ताकि आपका बायो आसान हो जाए। ठीक है, चलिए, तो ये सब चीजें हुआ एक कोशिकीय जीव। अब समझ में आ गया होगा, एक कोशिकीय जीव वैसे जीव जिसके पूरे शरीर का निर्माण एक कोशिका के मिलने से होता है, एक कोशिकीय जीव कहलाता है। हिंदी लिख लिए। चलिए, अब उसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक और जीव के बारे में, जैसे यूनिसेलुलर जिस तरह से है, तो एक और पढ़ना है हम लोग को मल्टी सेलुलर के बारे में। जीव 2 प्रकार के होते हैं सेल के आधार पे, एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोशिकीय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। और बहुकोशिकीय का मतलब होता है वैसे जीव जिसका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, बहुकोशिकीय जीव कहलाता है। एकदम बिल्कुल इजी टर्म में हम लोग को पढ़ना है, आसान भाषा में पढ़ना है, ताकि हर एक टर्म को एक बार पढ़िए याद हो जाए। ठीक है, चलिए, अब मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बाबू, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, और सेलुलर का मतलब होता है कोशिका। ठीक है, यानी कि कई सारे कोशिकाओं के मिलने से जिस जीव का निर्माण होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। यानी इसको हम लोग बोलेंगे, इसका डिफिनेशन लिखेंगे, दी ऑर्गेनिजम्स which are formed by more than one cell, more than one cells are called multicellular ऑर्गेनिजम्स। यानी कि वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, हिंदी नोट कर लिए। वीडियो को पॉज करके हिंदी एक एक कर करके सुन के आपको लिखते चलनी है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बहुकोशिकीय जीवों को देखा। जैसे कि हम लोग का जो शरीर बना है ना बाबू, ये बहुकोशिकीय जीव है, हम लोग बहुकोशिकीय जीव में आते हैं, मल्टी सेलुलर है हम लोग। यानी कि हम लोग का शरीर पहले कोशिका के मिलने से बना है, कई सारे कोशिका आपस में संगठित होकर हमारे शरीर का निर्माण किए हैं, इसलिए हम इसे बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। यानी हम लोग बहुकोशिकीय जीव हैं। तो एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो जितने भी एनिमल्स इंक्लूडिंग मनुष्य, इंक्लूडिंग ह्यूमन, यानी मनुष्य को लेकर, हम लोग भी जंतु में ही आते हैं। जानवर कोई बोल दे तो बुरा लगता है, लेकिन हम लोग खुद जानवर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम लोग एनिमल्स जो हुआ, ये सभी के सभी एनिमल्स मतलब होता है जंतु। ठीक है, तो हम सब जंतु में आएंगे। तो एनिमल्स, या फिर कोई अगर बोलता है इसमें आपका ह्यूमन का भी नाम लिया, यानी कि मनुष्य के बारे में बोला है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग भी बहुकोशिकीय जीव हैं। ठीक है, तो एनिमल्स हो जाएगा। फिर अगला आपका हो गया प्लांट्स, जितने भी पौधे हैं, पादप, ये सभी के सभी मल्टीसेलुलर होते हैं। तो एनिमल्स हुआ या फिर प्लांट्स हुआ, ये सब क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। चलिए, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब आगे हम लोग को जैसे देखना होता है, पहला हमारा इसमें टर्म जो था, हम लोग ये समझ रहे थे कि इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सब के सब मरणशील हैं, एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर। अब ये एक कोशिकीय जीव के बारे में तो पता चल गया कि अच्छा, ये अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यही सब है एक कोशिकीय जीव। तो ये सब क्यों नहीं मरता है?
पैरामीशियम के बारे में आप लोग जानते होइएगा। पैरामीशियम जो होता है इसको स्लीपर एनिमल, स्लीपर लाइक एनिमल भी कहते हैं। ये चप्पल नुमा जंतु होता है, चप्पल के जैसा दिखता है। जिस तरह हम लोग का चप्पल का शेप होता है ना, बिल्कुल उसी प्रकार का पैरामीशियम का शेप होता है। ठीक है। अमीबा के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, इसका कोई शेप नहीं होता है, ये जिस शेप में बना दीजिए सब अमीबा ही बन जाएगा। ठीक है। बैक्टीरिया तो जानते ही हैं, बैक्टीरिया हर जगह पाए जाने वाला जीव होता है। ये सर्वव्यापी होता है, यानी कॉस्मोपॉलिटन होता है, सभी जगहों पर पाया जाता है। जिस तरह ईश्वर सर्वव्यापी होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं गॉड, उसी प्रकार बैक्टीरिया भी ईश्वर के साथ साथ सर्वव्यापी होता है, प्रत्येक जगहों पर पाया जाता है। हमारे हाथों में, हमारे जहां भी हम रहते हैं, हर जगहों पे बैक्टीरिया है। ठीक है। इसको हमें पढ़ना है 11th में। ठीक है। चलिए अब अगला पॉइंट जैसे हम लोग देख रहे हैं, अच्छा यूग्लिना के बारे में हम लोग बताए थे, बात किया हुआ था। जैसे यूग्लिना जो है ये प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर को रखता है, यानी कि एक तरह से प्लांट भी है और एक तरह से एनिमल भी है। तो प्लांट कब है? तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में। यानी कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं यूग्लिना के बारे में। तो यूग्लिना जो होता है ये पौधों के तरह भी कार्य करता है और जंतुओं के तरह कार्य करता है। पौधों के तरह ये कब कार्य करेगा? तो जब ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अपने भोजन को खुद बनाते हैं पौधों के समान, यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इसको हम प्लांट के तरह प्लांट बोल देंगे। और इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति होती है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, उस समय ये अपने से छोटे जीवों को मारकर खाते हैं। इसका मतलब ये एनिमल का कैरेक्टर हुआ। तो ये पौधा और जंतु दोनों के कैरेक्टर को रखने वाला यूग्लिना होता है अकेले। ठीक है। चलिए तो ये पॉइंट हो गया। अब हम लोग को समझना है कि ये कोशिकीय जीव क्यों नहीं मरते हैं। अगला टॉपिक है, इसको नोट करिए। इसमें किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा, व्हाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल, यानी एक कोशिकीय जीव अमर क्यों होते हैं। अब ये क्वेश्चन यहां पे आप नोट करिए, व्हाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इमोर्टल, एक कोशिकीय जीव अमर क्यों होते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। और जैसे कि हम लोग देखेंगे कि एक कोशिकीय जीव क्यों मरते हैं, तो इसका आंसर ये होगा, इसका आप लोग लिख लीजिएगा, हिंदी लिख लीजिएगा, एक कोशिकीय जीव अमर क्यों होते हैं। इमोर्टल का मतलब होता है अमर। तो एक कोशिकीय जीव अमर क्यों होंगे, तो पहले हम आपको एक फिगर समझा रहे हैं। जैसे कि हम लोग फिगर देख रहे हैं अमीबा पे, अमीबा के बारे में आप सब जानते हैं कि अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। और अमीबा में ये जैसे जैसे ग्रो करेगा इसके बॉडी में चेंजेस होने चालू होते हैं। इसका ये होता है न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक, और ये केंद्रक। ये जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे इसके बॉडी में, इसके न्यूक्लियस में चेंजेस होने लगेंगे। अब एक समय ऐसा आएगा कि इसका जो केंद्रक है बिल्कुल इलोंगेट हो जाएगा। इलोंगेट बोलने का मतलब होता है अभी लंबवत हो जाएगा, यानी बड़ा लंबा हो जाएगा, ये ऐसे हो गया। उसके बाद अब ये न्यूक्लियस जो है दो भागों में अब ये डिवाइड हो गया। और जब न्यूक्लियस इसका दो भागों में डिवाइड हो जाता है तो इसकी बॉडी भी अब दो भागों में डिवाइड हो जाएगी। इसकी बॉडी भी दो भागों में डिवाइड हो जाएगी और ये इस प्रकार से ऑफ स्प्रिंग का निर्माण कर लिया। ये ऑफ स्प्रिंग बना लिया। ऑफ स्प्रिंग का मतलब होता है संतान बना लिया, ये अपने समान संतान को उत्पन्न कर लिया। तो आप देखिए तो क्या यह अमीबा कभी मर सकता है क्या? क्योंकि इसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन साथ साथ हो रहा है, ये मर ही नहीं सकता। अब ये जैसे जैसे ग्रो कर रहा है वैसे वैसे ये अपने समान संतान को उत्पन्न कर रहा है। मान लीजिए ये ग्रो किया, परिपक्व हुआ, परिपक्व होने के बाद बुढ़ा हुआ, बुढ़ा होने के बाद फिर से ये नया बन गया, इसकी बॉडी दो भागों में टूट गई, फिर इसके बच्चे भी होंगे
तो ऐसे ही ग्रो करेंगे, वृद्धि करेंगे, और वृद्धि के साथ साथ फिर जनन भी कर लेंगे, दो भागों में खुद बढ़ जाएंगे, कभी मर ही नहीं सकते ये। हम लोगों में क्या है, हम लोग ग्रो करते हैं, परिपक्व होते हैं, परिपक्व होने के बाद अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। काश हम लोग भी अपने समान संतान को उत्पन्न करने के बाद बूढ़े होते और फिर दो अलग अलग पार्ट में बढ़ जाते, फिर से छोटा छोटा बच्चा बन जाते, फिर ग्रो करते, तो क्या हम लोग मरते? बड़ा मजा आता। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक कोशिकीय जीव ही है इस पृथ्वी पे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि इस तरह की कैरेक्टर को शो कर सकता है, इस तरह के लक्षण को रख सकता है। यानी कि हम लोग इसका अब आंसर लिखेंगे, किस कारण से ये नहीं मर रहे हैं, अमर क्यों होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, तो लिखेंगे हम लोग बिकॉज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों में, बिकॉज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर simultaneously, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेम, और इसका हिंदी होता है सिमल्टेनियसली, का हिंदी होता है के साथ साथ। यानी कि ये जनन के साथ, ये वृद्धि के साथ साथ जनन भी करते हैं, इसलिए ये अमर होते हैं। बिकॉज इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर साइमल्टेनियसली, सो they are immortal, इसलिए ये अमर होते हैं। हिंदी लिखेंगे, इसका हिंदी लिखिए, क्योंकि एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और जनन साथ साथ होता है, इसलिए ये अमर होते हैं। हो गया? चलिए, अब समझ में आ गया कि ये कोशिकीय जीव अमर क्यों होते हैं। अब हम लोग को पढ़ना है एक कोशिकीय जीव और उनके जीवन काल। सॉरी, एक कोशिकीय जीव नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं जो हम लोग के एनसीईआरटी में दिया हुआ है, टेबल नंबर 1.1 एकदम आरएमआर लिख लेना है। आपको बताया जाएगा टेबल नहीं, फिगर नंबर 1.1। पहले आपको फिगर नंबर 1.1 को देखना है, और फिगर नंबर 1.1 को जरा समझिए। इसमें फिगर नंबर 1.1 में आपके जीवों के जीवन काल के बारे में दिया गया है। तो 1.1 फिगर में उसमें क्या देखना है आपको कि लाइफ स्पेन एंड देयर ऑर्गेनिजम्स एंड देयर लाइफ स्पेन, यानी जीव और उनके जीवन काल। तो आपको जितना टेबल 1.1 में दिया है उतना ही को आपको याद करना है, उससे ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। एक दो अगर नीट में जीपर में अगर एक्स्ट्रा पूछा हुआ है तो उसको हम नोट करवाते चलेंगे। आपके प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, चाहे वो आपके बीसीईसी में पूछा हुआ हो, यूपी सीपीएमटी में पूछा हुआ हो, आपके नीट में पूछा हुआ हो, या फिर आपके ये एआईपीएमटी में पूछा गया हो कभी पेपर में, या फिर जीपमर में, या फिर एम्स में पूछा गया हो, हम यहाँ पर डिस्कस करवाएंगे। ठीक है, आपको नहीं घबराना है, जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना में पढ़िए, उससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस आपके अंदर जितना आपको पढ़ा दिया गया है उसी के अंदर से सभी क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसमें जैसे कि आपको फिगर 1.1 पे आपको RMR लिख लेना है। RMR क्यों? रट्टा मार मतलब रट जाना है भाई उसको, फिगर नंबर 1.1 को। अब फिगर नंबर 1.1 में क्या है, तो जैसे एलिफेंट का लाइफ स्पेन दिया हुआ है, हाथी का जीवन काल 65 से 90 साल का होगा, तोता का जीवन काल 140 साल का होगा, कौवे का जीवन काल 15 साल का होगा। तो उसके बारे में अब हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए अब उसको हम लोग नोट करते हैं। ठीक है, तो इसको लिखिए। अब हम लोग कुछ जीवों के जीवन काल के बारे में देख रहे हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का फिगर नंबर 1.1 हुआ, चित्र नंबर 1.1। आपको वहां से 1.1 को एक बार ओपन कर लेना है। एनसीईआरटी बुक सब लोग ले लीजिए, अभी आपके बहुत नेसेसरी है इस बुक का।
जब भी हम पढ़ाएंगे तो आपको एनसीईआरटी बुक में बताएंगे कि क्या क्या करनी है, कहाँ पे क्या लिखना है, क्या करना है। तो फिगर नंबर 1.1 पे स्टार मार्क कर लीजिएगा और नीट लिख लीजिएगा। उसमें क्वेश्चन एक रहता है नीट में, लगभग पूछा जाता है, ठीक है, जीवन काल के बारे में, या फिर आपके बोर्ड में भी उससे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। तो फिगर 1.1 में टॉपिक है आपका लाइफ स्पेन ऑफ सम ऑर्गेनिजम्स, यानी कि कुछ जीवों के जीवन काल, कुछ जीवों के जीवन काल के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है, कुछ जीवों के जीवन काल, हिंदी लिख लीजिएगा। अब चलिए, अब एक तरफ में आपको लिखना है ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स का मतलब हुआ क्या, जीव, और एक साइड में आपको लिखना है लाइफ स्पेन, लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन काल, यानी कि कुछ जीवों के जीवन काल, ठीक है, ये हुआ। अब इसमें आप लोग इसको लिखेंगे जीव के बारे में, जैसे कि सबसे पहले हम लोग एलिफेंट के बारे में लिखते हैं। एलिफेंट जो होता है इसका हिंदी हो जाएगा हाथी। हाथी का जीवन काल होता है 65 साल से लेकर 90 साल तक। हाथी का जीवन काल कितने साल का होगा, 65 से 90 साल का होता है। अब उसके बाद जैसे कि हम लोग डॉग का देख रहे हैं, डॉग मतलब होता है कुत्ता, और कुत्ते का जीवन काल जो होता है ये 20 से 30 साल का होता है, लिख लीजिएगा, कुत्ते का जीवन काल 20 से 30 साल का होगा, 20 to 30 ईयर्स। कुत्ते के बाद हो जाएगा रोज, रोज प्लांट जो होता है गुलाब का फूल, इसका जीवन काल जो होता है 5 से 7 साल का होता है, इसका जीवन काल रोज का, ठीक है, गुलाब का जीवन काल 5 से 7 साल का होता है। उसी तरह टर्टोइज है, टर्टोइज का मतलब होता है कछुए, और कछुआ का जीवन काल होता है आपके 100 से 150 साल का, 100 to 150 ईयर्स, ठीक है। टर्टोइज के बाद हमको देखना है हॉर्स का जीवन काल। हॉर्स का जीवन काल जो होता है ये आपका 60 साल का होता है, सॉरी 62 ईयर का होता है, 62 साल का होता है, 62 साल का, 62 ईयर का लाइफ स्पेन हो जाएगा किसका, हॉर्स का, ठीक है, 62 साल का। उसके बाद हम लोग को देखना है क्रोकोडाइल के बारे में। क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का मतलब होता है, टर्टोइज का मतलब होता है कछुआ, हिंदी में लिख लीजिएगा, टर्टोइज मतलब कछुआ। क्रोकोडाइल का मतलब होता है मगरमच्छ, और मगरमच्छ का जीवन काल जो होता है ये 60 ईयर्स का होता है, यानी कि 60 साल का होता है। फिर उसके बाद हम लोग को देखना है क्रो के बारे में। क्रो का जो जीवन काल होता है, कौवे का जो जीवन काल होता है वो 15 साल का होता है, पहले से भी हम आपको बता चुके हैं। फिर हम लोग बात करेंगे किसका, पैरोट का जीवन काल। तो पैरोट का जो लाइफ स्पेन होता है ये 160 साल, सॉरी 140 साल का होता है। पैरोट का, तोता का जीवन काल 140 साल का होगा। और उसके बाद जो है आपका बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का जीवन काल, बटरफ्लाई का मतलब होता है, हिंदी लिख लेंगे, बटरफ्लाई मतलब होता है तितली। तितली का जीवन काल 1 से 2 वीक का होता है, यानी 1 से 2 सप्ताह का होता है। वीक मतलब होता है सप्ताह, लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है काऊ का जीवन काल, काऊ अभी हम लोग नहीं लिखे हैं, चलिए, काऊ का जीवन काल जो होता है ये 15 से 20 साल का होता है, 15 से 20 साल का जीवन काल हो जाएगा किसका, काऊ का। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं बनियान ट्री का। बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, और बरगद के पेड़ का जीवन काल होता है 200 से 300 साल तक का, 200 से 300 साल तक का जीवन काल होता है किसका, बनियान ट्री का, यानी कि बरगद के पेड़ का। अब उसके बाद जो है हम लोग इसको मिटाते हैं, इतना आप लोग लिख लिए। बनियान ट्री का मतलब होता है बरगद का पेड़, ठीक है। चलिए, कुछ इधर भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे इसमें। अब जैसे हम लोग अगर बात करें मे फ्लाई का, एक मे फ्लाई होती है, जैसे कि बरसात के समय में आप लोग देखिएगा अक्सर ये निकलते हैं, और लाइट के सामने ये आप इन मक्खियों को देखे होइएगा, काफी सारे मरे पड़े रहते हैं, यानी बरसात के मौसम में निकलने वाले ये फ्लाई होते हैं, जिनकी जीवन काल मात्र 1 दिन की होती है। तो इसका मतलब आप सोचेंगे कि सर 1 दिन का अगर इसका जीवन काल होगा तो ये 1 दिन में अपने समान संतान को उत्पन्न करके मरते होंगे, तभी तो आप उसका जीवन काल बोल रहे हैं। तो भाई एक्सीडेंट के द्वारा थोड़ी मरेंगे। अब ऐसा नहीं ना कि ये उड़ते हुए गए कहीं जाके पोल में टकरा गए, ठीक है, या बाइक, ये लोग बाइक नहीं चलाते हैं इसलिए ये मरने वाले, ऐसे नहीं है।
ये अपने पूरे जीवन काल के बाद ही मरेंगे। तो इनका जीवन काल 1 दिन का होता है। 1 दिन में ये अपने समान संतान को उत्पन्न करके फिर डेथ कर जाते हैं बूढ़े होकर। ठीक है, तो मे फ्लाई लिख लीजिएगा। मे फ्लाई का जो जीवन काल होता है, मे मक्खी, मे फ्लाई का जो जीवन काल होगा ये 1 दिन का होता है, 1 डे का होगा, 1 दिन का इसका जीवन काल हो जाएगा। उसी तरह रेड वुड ट्री है, एक रेड वुड ट्री है। रेड वुड ट्री का मतलब होता है बाबू, ये लाल लकड़ी वाला पेड़ होता है। चंदन का पेड़ इसको नहीं बोलेंगे, ये होता है आपका रेड वुड ट्री, जिसको सखुआ का पेड़। ठीक है, इसको हम लोग रेड वुड ट्री का हिंदी में बोलते हैं सखुआ का पेड़। ठीक है, तो इसकी जीवन काल 1000 साल की होती है। 1000 साल तक ये जीवित रहता है, लिख लीजिएगा। इसका जीवन काल 1000 साल का होगा, किसका? रेड वुड ट्री का, लाल पेड़ का। और उसके बाद आपका जो है सबसे लास्ट पॉइंट वो होता है क्या? बनाना ट्री। और बनाना ट्री का जीवन काल होता है 20 से 25 साल का। तो लिख लेंगे बनाना ट्री, इसकी जीवन काल 20 से 25 साल का होता है। 20 से 25 साल तक ये जीवित रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये फिगर नंबर 1.1 में जितने भी हम लोग को पढ़ना था हमने आपको एग्जाम्पल लिखवा दिया, और कोई एग्जाम्पल बाकी नहीं है। आप एनसीईआरटी में देख लीजिएगा। अगर कोई एग्जाम्पल बाय द वे कहीं छूट भी गया होगा तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, उस मैसेज के थ्रू हम आपको लिखवा देंगे। ठीक है, चलिए। शायद आपका इसमें एक छूट रहा है, मे बी राइस प्लांट छूट रहा है क्या? हाँ, राइस प्लांट इसमें नहीं लिखवाया गया है, लिख लीजिएगा। राइस प्लांट लिख लीजिए। राइस प्लांट का मतलब होता है धान का पौधा। ये आपको 3 से 4 मंथ तक रहता है, 3 से 4 महीना इसमें लिख लीजिएगा। ठीक है, राइस प्लांट ये 3 से 4 महीने का इसकी जीवन काल होती है। बस, बाकी सब हो गया, इसमें कुछ बाकी नहीं रहा। अब जीवन काल ये आपको याद कर लेना है, एकदम रट जाना है। RMR लिख लीजिएगा, रटा मार। ठीक है, चलिए। तो यहाँ तक आप लोग का आज हम लोग क्लास करते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं इसमें लाइक बिल्कुल करिएगा। देखिए, जितने स्टूडेंट इसको देख रहे हैं, वीडियो को जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, लाइक जरूर करिए। अगर आप लाइक करते हैं तो आपकी एक लाइक से मुझे पॉजिटिव थिंकिंग मिलता है, मुझे अपने आप में हम पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव होना आपके लिए और मेहनत करने के लिए हमें ये स्टिमुलेशन करता है, ताकि हम और मेहनत करें आपके लिए। तो आपका लाइक जरूरी है, सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट अगर हमारे वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, ये आपका वीडियो देखने के बाद अगर आप क्लास करना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 9102454053 पे। व्हाट्सअप ओनली, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करेंगे, और व्हाट्सअप करके आप उसमें अपना मैसेज करके हमें बता सकते हैं। या फिर आप हमें टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं, विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, चलिए। अब उसके बाद जो है हम लोग इसमें क्लास में हम लोग का अपने ऐप के द्वारा क्लास चलेगा। अपने ऐप अपना जो ऐप है क्लास का, ये प्ले स्टोर पे मौजूद है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, विद्या क्लासेस ऑफ बायोलॉजी के नाम से, और आपको वहां से क्लास दिया जाएगा। अभी कुछ त्रुटि होने के कारण हम आप लोग का क्लास जो उस पे लेने वाले थे, डायरेक्ट वहां से लाइव करके लेने वाले थे, तो वहां कुछ त्रुटि होने के कारण हम आपका क्लास यहाँ से ले रहे हैं, यूट्यूब से ले रहे हैं। फिर उसके बाद जो है आपको वहां क्लास मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, और अगले क्लास में हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे। एक नई उमंग के साथ आपको क्लास करनी है, और एक जोश के साथ। जब भी क्लास में बैठिए तो आपको ये सोचना है कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना हम याद करें। ठीक है, जितना पढ़ाया गया रोज का रोज आपके क्लास में ही 1 घंटे के समय में आपको पूरा का पूरा याद हो जाना चाहिए। अलग से रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आपको इतना कह दे रहे हैं। तो इसलिए सभी कोई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, याद करिए, आपके जितने भी स्टूडेंट हैं सबको ज्वाइन करवाइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ओके।